से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों में संशय और भय की स्थिति बनी हुई है। वहीं इसके रोकथाम और उपचार को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां भी हो रही हैं। इसी संदर्भ में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुष्कर दत्त वशिष्ठ ने मीडिया से बातचीत की। जहां डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों में संशय और भय की स्थिति बनी हुई है, वहीं इसके रोकथाम व उपचार को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां भी हो रही है। इसी संदर्भ में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुष्कर दत्त वशिष्ठ ने मीडिया के माध्यम से जनहित में एक संदेश जारी करते हुए कहा कि इस प्रकार के बुखार होने का कारण डेंगू मच्छर काटने के साथ साथ मौसम में हुए एकाएक परिवर्तन भी है। डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि डेंगू या मलेरिया बुखार में लक्षणों के बारे जानकारी होना जरूरी है। जैसे डेंगू में मरीज को शरीर में दर्द और त्वचा पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यदि बुखार 2 या 3 दिन से ज्यादा समय तक है तो तुरंत ही रक्त की जांच करवानी चाहिए। गौरतलब है कि डॉक्टर पुष्कर दत्त वशिष्ठ विगत कई वर्षों आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से समाज को रोगमुक्त बनाने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक काढ़ा डेंगू के मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि इस प्रकार की परिस्थितियों में जागरूकता और सजगता की आवश्यकता है। डेंगू या मलेरिया बुखार होने पर घबराने की बजाय उचित देखभाल व इलाज की ओर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर पुष्कर दत्त वशिष्ठ ने बताया कि रोगी के सेल्स या प्लेटलेट्स घटने का एकमात्र कारण डेंगू नहीं है। सामान्य बुखार में भी मरीज के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में चिकित्सक से उचित परामर्श लेकर उपचार शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू नुस्खों का प्रयोग सामान्य व्यक्ति के लिए उचित हो सकता है, परंतु मलेरिया, डेंगू या अन्य किसी बुखार से पीड़ित मरीज के लिए घरेलू उपचार करना ठीक नहीं है। इसके लिए योग्य चिकित्सक के माध्यम से किया गया उपचार ही बीमारी एकमात्र बचाव है। इस समय सृष्टि पर विभिन्न प्रकार की विपदाएं हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से देखने को मिल रही हैं और आ भी रही हैं। कोरोना की यदि हम बात करते हैं, प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में काफ़ी हानि हुई। वर्तमान में देख रहे हैं कि मलेरिया और डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं कि डेंगू होने पर किस प्रकार देखते हैं कि कई जगह से ऐसी समाचार भी हमें सुनने को मिलते हैं कि डेंगू से डेथ हो गई है या बहुत ज़्यादा विपदा की स्थिति आन पड़ी है और सेल्स जैसे घटने की बात आती है। तो इस संदर्भ में अभी लोगों को पूर्णतः जानकारी न होने की वजह से एक संशय की स्थिति बनी हुई है। आज इस समय डॉक्टर वशिष्ठ मेरे साथ हैं, पुष्कर दत्त वशिष्ठ जी। इनके जो पिताजी हैं वो भी आयुर्वेदाचार्य हैं और उनके द्वारा भी विगत कई वर्षों से समाज की सेवा की जा रही है चिकित्सा के क्षेत्र में और अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पुष्कर जी भी उसी राह पर चल रहे हैं और लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। और जहाँ तक डेंगू या मलेरिया की बात करते हैं तो हमारे पूरा जो आसपास का क्षेत्र है या ये कह सकते हैं कि हरियाणा के विभिन्न जिलों से यहाँ पर लोग इनके पास आते हैं इस प्रकार की स्थिति में। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि जो डेंगू और मलेरिया की जैसे हम बात करते हैं और वर्तमान में इस समय काफ़ी देखने को मिल रहा है, ये तो क्या लक्षण मानते हैं और जिस तरह से लोगों में एक भ्रांतियाँ भी हैं इसको लेकर विभिन्न प्रकार की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नमस्कार जी, धन्यवाद आपके यहाँ पहुँचने पर। और लोगों की संशय जिस प्रकार की आजकल हो रही है उसको दूर करना आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्या हो रहा है कि हर तरह का बुखार हो रहा है, चाहे मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू, लेकिन इसमें लोगों को लगता है कि शायद डेंगू ही हो। ऐसा नहीं है। कई बार हमें मौसम चेंज ऑफ सीजन के कारण भी इस तरह के शरीर में लक्षण आने लगते हैं, जैसे सिर में दर्द हुआ और शरीर में गिरावट हुई, तो हल्का हल्का टेम्परेचर रहने लगा, तो ये एक चेंज ऑफ सीजन के कारण भी हो सकता है। तो 1-2 दिन आप इसकी वेट कर सकते हैं, एक साधारण पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप में फिर भी बुखार बना रहता है, उस स्थिति में आपको किसी विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए। अपने रक्त की जांच करानी चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बात रही है प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स केवल डेंगू में ही नहीं अन्य बुखार में भी अब कम होने लगे हैं। तो उस स्थिति में सिर्फ एक ही ध्यान में रहे कि डेंगू तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है, तो सावधानियां हमें कुछ बरतनी है। अगर किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हो जाता है
तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि शरीर पे किसी तरह की लाली ना आए, कोई दापड़ ना पड़े, आंख से, नाक से, मुंह से, कान से कहीं से भी ब्लीडिंग ना हो, जो मल है उसका रंग तारकोल जैसा ना हो। इन चीजों, अगर इस तरह के लक्षण किसी व्यक्ति में आते हैं तो उसे तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। लेकिन एक और बात, इसमें ये लक्षण सामान्यतः नहीं दिखाई देते हैं। सारे के सारे लक्षण किसी भी रोगी में नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत कम पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तक मैं जहां तक पेशेंट ट्रीट कर पाया हूं प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग, 15,000 तक प्लेटलेट्स से मैंने इस दवाई के माध्यम से, जो हम लोग उपचार करते हैं उसके माध्यम से हमने इंक्रीज किए हैं। तो रोगी को कई बार पीजीआई के लिए रेफर भी कर दिया जाता है। उस स्थिति में भी कुछ सज्जन लोग उन्हें सलाह देते हैं कि एक बार शायद आप वहां से कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर वशिष्ठ से बात कर लीजिए, वशिष्ठ क्लिनिक पर जाकर। तो उस स्थिति में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है कि एक डिसीजन पावर नहीं रहती है, सेल्फ डिसीजन पावर नहीं रहती है, तो जो लोग पहुंच जाते हैं तो उनको कई बार पीजीआई में जवाब मिलता है आप आए क्यों हो यहाँ पर। इस प्रकार के हमने केस देखे हैं कि उनके प्लेटलेट्स यहाँ से जाते जाते वहां तक बढ़ चुके हैं। इसके कई उदाहरण हमारे पास हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आजकल जो ये मच्छर है, इसमें हम एक सामान्य कार्य भी कर सकते हैं घर के अंदर, कि आप एक धूपन सामग्री घर में लगाएं, जैसे कि जिसमें सामग्री हो, गूगल हो, नीम हो, ये सबको शाम के टाइम और सुबह के टाइम पूरे घर में एक बार जला के, जैसे पुराने समय में हम तोले के अंदर रख के करते थे, वो काम एक पूरे घर में हमें करना चाहिए। दूसरा, पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। तीसरा, गर्म पानी उबाल कर ठंडा कर ही पिए, क्योंकि वो लघु हो जाता है। इस समय में क्या है कि हमारा लीवर ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहता है। मान लो वायरल फीवर हुआ है, तो उस समय में हम अगर डायरेक्ट पानी पिएंगे तो उस पानी को गुरुता बढ़नी रहती है। पानी की गुरुता को कम करने के लिए, उसको लघु बनाने के लिए हमें एक बार उसको उबाल देकर ठंडा कर पीना चाहिए। तो इस प्रकार से, और कुछ औषधियां भी हैं, वो औषधियां हमें आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने परामर्श की बात की, तो ये स्वाभाविक है कि चाहे वो एलोपैथिक की पद्धति है या आयुर्वेद की है या होम्योपैथिक है, तो बगैर चिकित्सक की परामर्श के बिना कोई भी दवाई लेना वो उचित नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग YouTube पे देख के काढ़ा, घरों में काढ़ा भी बना लेते हैं, जैसे गिलोय बेल या उसमें ये पपीते के पत्ते डालकर। तो उस स्थिति में आप क्या मानते हैं कि घर पे बनाया हुआ जो काढ़ा है वो क्या पूर्णतः कारगर माना जा सकता है? देखिए, एक विशेषज्ञ के द्वारा बनाया गई कोई औषधि और एक जन के द्वारा बनाई गई औषधि में एक बेसिक डिफरेंस तो आएगा। वो एक विशेषज्ञ है और हम एक YouTube, कोई हमारा कोई शास्त्र नहीं है। ठीक है, उसमें किसी का कोई प्रयोग हुआ हो, सफल हो गया हो, लेकिन जो विशेषज्ञ है वो कोई भी मेडिसिन 1 या 2 पर ट्रायल के बाद नहीं, वो हजारों के ऊपर ट्रायल होने के बाद ही प्रयोग में की जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, आप लोग तुलसी गिलोय का प्रयोग घर में अवश्य करें, अच्छी चीज है। और तो गिलोय को तो राष्ट्रीय औषधि भी कहा गया है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग समझें तो ट्रीटमेंट के लिए आपको विशेषज्ञ के पास जाना ही चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथ हो, कोई भी पैथी हो। तो ये डॉक्टर वशिष्ठ इन्होंने बताया कि जो भी इस समय वर्तमान में परिस्थितियां आम जनमानस के समक्ष आ रही हैं, चाहे वो मलेरिया से संबंधित हो, डेंगू की बात करें या वायरल फीवर की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने जिस प्रकार कहा कि हम घर में औषधि हम सामान्यतः ले सकते हैं, बना सकते हैं, उसको ले भी सकते हैं, परंतु स्थिति जब प्रतिकूल हो, प्रतिकूल से अर्थात कोई मरीज है जिसकी स्थिति इस समय प्लेटलेट्स उसके कम हैं और उसको फीवर ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह के प्रयोग अपने आप न करके चिकित्सक की परामर्श लेना अति आवश्यक है, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। ये इनके द्वारा जो निर्मित जो काढ़ा है, जो बहुत शोध के बाद इन्होंने आगे समाज सेवा के लिए बनाया है, तो उस काढ़े से उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो बढ़े भी हैं। और इस तरह के हजारों उदाहरण इनके पास हैं।
तो मेरा मानना यही है कि आप यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है, आप किसी भी पद्धति के माध्यम से कोई भी इलाज लेते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है या आयुर्वेद है, तो चिकित्सक की परामर्श अति आवश्यक है। धन्यवाद।